नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। आज के कार्यक्रम को हमें सड़कों पर उतर के करना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो दिल्ली में एआई समिट है, उसने पूरे दिल्ली की सड़कों पे जो रास्ता है वो जाम कर दिया है और इसलिए दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। न केवल जो डेलीगेट्स आए हैं, उनके लिए भी तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि चलिए आज दिल्ली की सड़कों से ही कार्यक्रम को शुरुआत की जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो मुख्य मुद्दा है कि एप्स्टीन की फाइल के बाद जो पूरी दुनिया में जिस तरह से तहलका मचा हुआ है, जिस तरह से बिल गेट्स को कल एआई समिट में भाषण देना था, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया क्योंकि एप्स्टीन के साथ उनके काफी संबंध गहरे थे। इसके अलावा जिस तरह से ब्रिटेन में वहां के युवराज के छोटे भाई को एक तरह से वहां की पुलिस इंटोग्रेट कर रही है, पूछताछ कर रही है उस एप्स्टीन मामले में। तो सवाल यह है कि भारत में हरदीप पुरी, जिनका की नाम जो केंद्रीय कैबिनेट में है, जिनका की नाम आया है, ढेर सारे ईमेल एक्सचेंजेज उनके साथ उन्होंने किए हैं, उन पे क्या गाज गिरेगी, नहीं गिरेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम करने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले इतिहास में आपने देखा हुआ कि जब स्मृति ईरानी की डिग्री का विवाद हुआ था तो स्मृति ईरानी ने रिजाइन नहीं किया, सिर्फ एमजे अकबर को रिजाइन करना पड़ा था। तो वैसी स्थिति में ये लगता है कि शायद इस बार भी दबाव काम नहीं आएगा। तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं, संजय कुमार, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न केवल डिप्लोमेसी कवर करते हैं बल्कि पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखते हैं। तो संजय, शुरुआती आपसे करते हैं कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के ऊपर ब्रिटेन में तहलका मचा हुआ है, जिस तरह से युवराज के छोटे भाई को एक तरह से वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है, वैसी स्थिति में आपको लगता है कि भारत में कोई दबाव, जो विपक्ष का दबाव है, वो कोई काम आएगा? या जो प्रधानमंत्री का जो पुराना स्टाइल है कि प्रधानमंत्री प्रेशर को, दबाव को सह लेते हैं और जब उन्हें एक्शन लेना होता है तो साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद अगर कोई केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल होगी तो हो सकता है हरदीप पुरी ड्रॉप हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि जिस तरह से हरदीप पुरी एक उस तरह के मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए काफी काम किया है, तो इसलिए मैं शायद न भी ड्रॉप हो। आपको क्या समझ में आता है? जी देखिए, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार कोई नैतिक आधार पे कोई ऐसा काम कर ले और ज़िम्मेवारी लेकर किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले ले, तो ये सोचना बड़ा बेमानी होगा। चूँकि ये सरकार इस ढंग के काम और ये ऐसी सोच रखने वालों में से नहीं है। ये सरकार हमेशा चीज़ों को ब्रेज़न आउट करती है और जहाँ तक आप देखिए किसी भी ये आप अगर आप देखिए बृहत रूप में इस चीज़ों को समझें, इस सरकार ने ऐसे बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, जिससे इंडिया को नुकसान हुआ, इन समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स डैमेज हुआ, कभी भी सरकार ज़िम्मेवारी नहीं ली। आप देखिए, चाहे वो कोविड के समय जो इनका मैनेजमेंट था या फिर में जो आप ये डिमोनेटाइजेशन हो, ये फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, जितने भी चीज़ हैं और भी जो रफ़ाल वाला जितना मसला है, रफ़ाल वाला हमें डील पता ही नहीं कि क्या डील है, कि उसके अंदर क्या है। वो एक ऐसा फाइल्स देके दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया, जिस फाइल के अंदर क्या है किसी को पता नहीं चला। तो आप समझिए सरकार कभी भी एक ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं करती और वो नैतिकता को आधार ले मानकर कभी भी काम नहीं लेकिन करती। ये स्थिति थोड़ी संजय वो नहीं हो जाएगी कि एक तरफ आप बिल गेट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है तो इसलिए आप उनको भाषण न देने दीजिए, लेकिन आपके मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनका नाम आ रहा है, इतने सारे ईमेल एक्सचेंजेज हैं, लेकिन उनके साथ उनको जन्मदिन की बधाई भी आप दे रहे हैं और वो लगातार काम भी कर रहे हैं। तो यस। एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है। लेकिन चूंकि इस सरकार के कामकाज को हम लोगों ने देखा है कि वो दबाव में नहीं आते, और शायद अगर दबाव में आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा नैरेटिव का जो खेल है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगी। तो इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें भी कुछ नहीं होगा, कुल मिला के कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होगा। देखिए ये तो अभी श्योर नहीं है कि क्या बिल गेट को बोलने से सरकार ने मना किया या बिल गेट खुद ही विथड्रॉ कर गए। क्या ये क्लैरिटी है इस पे? मैं ये मानता हूँ कि बिल गेट इंडिया में जो जिस हिसाब से शोर और हंगामा हो रहा है इस मसले पे, विपक्ष और मीडिया जिस ढंग से इस पे बातचीत कर रही है, शायद उसके प्रेशर में आके बिल गेट्स ने सोचा कि हम भाषण नहीं देंगे और अपने को उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए विथड्रॉ कर लिया।
सो दैट कि जो अगर मान लिया वो कॉन्फ्रेंस में जाते तो सवाल वो एआई के से ज़्यादा एप्स्टाइन फाइल के बारे में होते। तो शायद उस सिचुएशन से, उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने विथड्रॉ कर लिया कि जो हम नहीं आएँगे। अब ये तो क्लैरिटी सरकार ने तो कभी एक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं दिया कि हम बिल गेट्स को बोलने नहीं देंगे, चाहे बिल गेट्स को हम उनके उनके कारणों के कारण, उनके हरकतों के कारण हम उन्हें एआई समिट में जो न्योता भेजा था उसको हम विथड्रॉ करते। सरकार ने ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, तो लेकिन मैं उसके उसकी मैसेजिंग ऐसी दिखती है कि बिल गेट्स को भी ये पता है कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है और किस तरह के उनके संबंध थे, उनकी पत्नी उसके लिए माफी मांग चुकी है। तो उसके बाद भी वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और जब आंध्र प्रदेश में उनका जो पहला इवेंट था, जहाँ पे कि सरकार के साथ में, तो इस इवेंट में भी वो गए। तो ऐसा लगता है कि बिल गेट्स ने अपनी तरफ से नहीं लिया होगा, वो सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि आप अवॉइड कीजिए। ये संभावना ज्यादा दिखती है। मैं नहीं मानता। सरकार में इतना दम नहीं है कि जो इंटरनेशनल एक बिल गेट जैसे लोगों को वो मना कर दे। सरकार अगर वो बिल गेट को मना करेगी तो सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आप हड्डी-पूरी के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते। वो मैं नहीं मानता। जहाँ तक जिस सरकार को समझने स सब जो सम मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सरकार इस ढंग से काम नहीं कर रही है और इस ढंग से काम नहीं कर सकती। जहाँ तक नैतिकता की बात है, देखिए सरकार के जितने भी कदम हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के राजनीतिक इतिहास को ही देख लीजिए। 2002 से लेकर कभी भी इन्होंने कोई नैतिक जिम्मेवारी ली, कभी उन्होंने कभी माफी मांगी। जिस जिस ढंग से जो घटनाएं हुई, इतने लोग मारे गए, ये पूरे इंडिया में, वर्ल्ड ओवर इसके डैमेज हुआ इंडिया का रेपुटेशन, इंडिया का सेकुलरिज्म, कभी उन्होंने माफी मांगा। बजाबते आप देखिए कि जब वो जिस और जो औरत थी, क्या नाम था उसका, जो जो बलात्कार में, जिसके बलात्कार और हत्या के मामले में बहुत सारे जो लोग गुजरात से जुड़े हुए थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, और सरकार ने उन लोगों को इशरत जहां, मेरे ख्याल से ये क्या नाम, नो नॉट इशरत ये जहां, चर्चा का बिल्किस इनकाउंटर जो बानो, हुआ था। बिल्किस अच्छा बानो अच्छा, आई थिंक। बिल्किस बानो केस की बात कर रहे हैं। यस, हाँ। आप उसके देखिए, उसके जो कितने उनके सारे जितने भी कन्विक्टेड थे सबको उन्होंने रिलीज कर दिया। कोई मोरल ग्राउंड पे एक क्या क्या ग्राउंड है, इतना क्रूर काम करने के बाद अगर आप उनको रिलीज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप में कोई नैतिक अधिकार नहीं, कोई नैतिकता नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए राम रहीम को आप हमेशा रिलीज करते हैं ना। राम रहीम एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, आप रिलीज करें। आप सब चीज को, ब्रिजभूषण सिंह को आपने बचाया, आप सेंगर को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको कितना शोर शराबा होने के बाद संजय, उसका केस। एक सवाल और है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं और कल भी जब जिस सम्मेलन में वो जो पूरा गाजा का पीस प्रोसेस का जो सम्मेलन है, जो कमिटी है, उसमें भी इस बात को उन्होंने इंडोर्स किया कि भाई हमने ये धमकी दी और हमने कहा कि 200% टैरिफ लगा देंगे और इसलिए भारत पाकिस्तान का जो सिंदूर का युद्ध था वो रुकवा दिया। अब एक तरफ ट्रंप लगातार इस तरह की बयान दे रहे हैं, भारत सरकार की जो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन है वो लगातार ट्रंप कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन हो रही है कि जिस पीस प्रोसेस में और जिस कमिटी में भारत को शरीक होना है, भारत एक ऑब्जर्वर की तरह वहां पे शरीक हो रहा है, ट्रंप वहां पे जो बयान दे रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में एक तरह से भारत की जो क्रेडिबिलिटी है या भारत का की जो डिप्लोमेसी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री इस समय फायर फाइट कर रहे हैं। फायर फाइट कर नहीं रहे हैं। वो बहुत सारे मोर्चे पे ये अंडर सीज है, मतलब अंडर अटैक है। आप आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट इशू नहीं करते, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना बार आपके बारे में ये चीज बोल चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो इंडिया अमेरिकन डील है उस पे क्या क्या बोला, आप एक स्टेटमेंट इशू नहीं करते, क्लैरिफिकेशन नहीं देते। ऊपर से इंडिया, आप प्राइम मिनिस्टर की इस बुजदिली और नैतिक पतन के कारण इंडिया का रेपुटेशन डैमेज हो रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, यू आर नॉट नरेंद्र मोदी, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप अगर नहीं स्टैंड लेते हैं, आप अगर इस नैतिक राजनीति में नैतिकता को नहीं बचाते हैं, तो आप अपना इंडिविजुअल तो डैमेज कर ही रहे हैं, आप एज ए नेशन इस नेशन के मोराल को डाउन कर रहे हैं। आज आज इंडिया इस दौर से गुजर रहा है, इस नैतिक पतन के उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पे कोई चीज सही होते नहीं दिख रहा। आप बताइए कि ये जो जो गवर्नमेंट
देखिए, एक सीधी-सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये बीजेपी की जो सरकार है, ये इनको कोई मतलब नहीं है कि हम के देश में अपोज़िशन क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रही है, चूँकि इनको पता है कि इलेक्शंस वग़ैरह ये जीत जाते हैं, ये मैनेज करते हैं। इनको डेमोक्रेसी की जो नाइसिटीज़ है, ब्यूटी है, जो एक डिसेंसी है, उससे कोई मतलब नहीं। ये आज ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ये अपना दासी बनाकर रखे हुए हैं। ये सच्चाई है। अब इसीलिए ये कुछ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम लोक लाज लिहाज क्या है, लोग लोग क्या कहेंगे, हमें क्या एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। पहले के जो राजनीतिक थे, बहुत सारे मिस्टेक्स और बहुत सारी गलतियाँ करते थे, करते होंगे। लेकिन एक था कि जो हमें राजनीति में एक स्टैंडर्ड सेट करना है। आप राजनीति में क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? आपने करप्शन को इस ढंग से नॉर्मलाइज़ कर दिया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया कि ना आरटीआई का जवाब देंगे आप, ना लोकपाल आपके पास रहेगा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सब चीज़ आपने सारी चीज़ों को इस ढंग से नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया कि जो इस देश में कहीं से भी ये नहीं लगता कि हम नैतिक स न हमारे में कोई नैतिकता बची हुई है, हम में कोई वो मोरालिटी है। हम एक उस ये अगर ये इतिहास में एक इस दशक को और इस युग को लिखा जाएगा तो ये नैतिक पतन के सबसे एक निचले स्तर पे माना हुआ युग कहलाएगा। ये समझिए कि ये ऐसा ऐसा युग जहाँ पे इंडिया का लोकतंत्र का नैतिक पतन सबसे ज़्यादा हुआ। ऐसे युग के रूप में लिखा जाएगा। हम जैसे पढ़ते हैं ना कि जो ब्रिटेन वगैरह में 17th-18th सेंचुरी में मोरल डिक्लाइन था, उस और ये डिक्लाइन था, वैसे ये एक कंप्लीट डिक्लाइन एंड इसके इस डिक्लाइन के लिए, इस गिरावट के लिए सीधे-सीधे सरकार ज़िम्मेवार है जो इस देश को चला रही है। का आपने एक भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। आपने आपके मुख्यमंत्री जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, जिस ढंग से ओपनली कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। उस मुख्यमंत्री को के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते, उसका उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करते। आप ओपनली जो सिविल अनरेस्ट फैलाते हैं आपके आपके ग्रुप्स के लोग, कभी आपने एक शब्द नहीं बोला। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो नैतिकता जिनमें नैतिकता कहीं से भी नहीं है, जिसमें कहीं एक कभी भी इन्होंने वो उन नैतिक मूल्यों का कहीं भी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। आप क्या सोचते हैं कि ये एब्सटेन फाइल में ये हरदीप पुरी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? एकदम नहीं। ये अगर और आप ये भी मान के चलिए कि आने वाला पंजाब इलेक्शंस है, आपको क्या लगता है कि वो तो और उस ढंग से भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिख हैं, उन पे कुछ एक्शन कैसे ले लें? ऐसे भी इनके पास माइनॉरिटी सिख्स का समर्थन नहीं है, तो वो इस ढंग से सोच रहे हैं। तो ठीक है। आप जी, संजय, एक और सवाल की जो जिस तरह से गाजा पीस प्रोसेस को लेकर ट्रंप ने जो जिस कमेटी का निर्माण किया है, उसमें जो भारत की पोजीशन है उसको कैसे आप देखते हैं कि भारत एक मेंबर की तरह जो उन्होंने ऑफर किया है, उसमें भारत सरकार का के सामने जो अड़चन है कि अगर वो मेंबर के तौर पे उसमें शरीक हो जाए, उनके ऑफर को, इनविटेशन को स्वीकार कर ले, उसके अपने अलग रिpercussion हैं। अगर ऑब्जर्वर के तौर पे रहते हैं तो आप ठीक है, ऑब्जर्वर के तौर पे आप कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक बैलेंसिंग पोजीशन आपकी बनी रह सकती है। आप भारत के रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बोर्ड ऑफ पीस है, 2 बोर्ड ऑफ पीस है। एक बोर्ड ऑफ पीस जो जुलाई में यूनाइटेड नेशन के थ्रू आया, भारत ने उसका समर्थन किया। क्या भारत ने ओपनली अभी बोला है कि जो बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रम्प का है, जिसमें ट्रम्प पूरा आजीवन अपना वो अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और जिन्होंने वो बोला है और जिसमें पैसा देकर सदस्यता लेने की बात है, क्या भारत ने उस पे कोई टिप्पणी की है? क्या भारत भारत उस बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहा है? जॉइन करने के लिए तैयार है? क्या उस बोर्ड ऑफ पीस में जहाँ पे पैलेस्टीनियन को कोई स्पेस नहीं है, क्या उस बोर्ड ऑफ पीस में भारत जॉइन कर रहा है? अभी क्लैरिटी नहीं है। यही प्रॉब्लम है, भारत ने अभी तक लोगों को डार्क में रखा हुआ है, अंधेरे में रखे हुए हैं। भारतीय सरकार इससे हमें अंधेरे में रखा हो कि क्या किस बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, ट्रम्प की या बोर्ड ऑफ पीस जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया। ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस इज़ द ट्रम्प्स पीस, ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस, और जो ट्रम्प के शर्तों पे रहेगा, जो उसमें पैसा देगा वो जॉइन करेगा। और जो वहाँ पे क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पे उस ट्रम्प जिस बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, उस बोर्ड ऑफ पीस में
कोई कहीं पे पैलेस्टीनियन को कोई स्पेस नहीं है। तो क्या भारत उस वो ट्रम्प वो बोर्ड ऑफ पीस जॉइन कर रहा है? क्लैरिटी नहीं है। भारत एक चलो वो आप बात कर रहा होगा बोर्ड ऑफ पीस में, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि क्या भारत जो ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस है उसकी बात कर रहा है, उसमें जॉइन कर रहा है। अभी तक तो भारत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इन्विटेशन ट्रम्प की तरफ से आया था, लेकिन भारत ने ना उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, ना रिजेक्ट किया। तो उसमें क्लैरिटी अभी बाकी है। लेकिन एक चीज़ सच्चाई है कि जिस ढंग से भारत का पोजीशन इन जियोपॉलिटिकली बदला है और इज़राइल की तरफ रुख बढ़ा है, और प्लस अभी देखिए जो मिडल ईस्ट में जो घटनाएँ हो रही हैं, यूएई वगैरह का जो प्रॉक्सिमिटी इज़राइल की बढ़ने की वजह से, और फिर यूएई और इंडिया के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप, तो ये शो करता है कि जो भारत का जो टिल्ट है, ये है टुवर्ड्स ट्रम्प, ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस। लेकिन ये अंडर प्रेशर हैं, जियोपॉलिटिकल अंडर प्रेशर हैं, ये इस चीज़ को वो एक ग्रे ज़ोन में ही रखना चाहते हैं, क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो क्योंकि भारत अभी प्रधानमंत्री अगले हफ्ते प्रधानमंत्री एक तरह से इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। हाँ, और इसी दौरान में अगले 10-12 दिनों में जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को कि वो 10 दिनों के अंदर बताए कि वो उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर, तो वैसी स्थिति में ट्रंप एक तरह से अपने सारे बेड़े को रवाना कर चुके हैं कि ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ये एक काफी क्रूशियल पोजीशन है भारत के लिए कि वो इजराइल से अपनी दोस्ती के साथ में फिलिस्तीन और चूंकि ईरान के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करे, और रीबैलेंसिंग के उसमें ट्रंप के साथ भी अब वो अपनी दोस्ती को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। वो इजराइल के साथ भी बने रहना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग के साथ भी उसकी हमदर्दी है। ईरान के साथ भारत के जो पौराणिक संबंध हैं, तो आप कैसे इस चैलेंज को देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे जाएंगे और उसी समय ट्रंप अगर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो स्थिति किस तरह से बदलेगी? देखिए भारत की तरफ से ट्रम्प इज़राइल पे ईरान पे अटैक करे तो ना करे, भारत का स्टैंड मुझे नहीं लगता कि भारत कोई क्लियर स्टैंड लेने जा रहा है। और अब और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज़राइल जा रहे हैं, और लेकिन एक चीज़ तो ये साफ़ है कि जो भारत एक का जो पॉलिसी है प्रो अमेरिका, प्रो इज़राइल है, और भारत ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका को आहत करता हुआ दिखेगा। तो ये भारत के जितना भी दिखा ले कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक एक ग्लोबल साउथ में हमारा एक अपना पोजीशन है, हमारी स्टैंडिंग है, अपना इंडिपेंडेंस है। लेकिन ये इनका जो है ना अमेरिका परस्त हैं ये लोग, और स्टैंड नहीं लेंगे, ये चीज़ों को ग्रे ज़ोन में रखे रहेंगे, लेकिन जो स्टैंड रहेगा वो अमेरिका की तरफ ही रहेगा। क्योंकि इनको इनके इनके काफ़ी ये है जो एक जो जो मोरल कंपास है इनका मोरल कंपास ऐसा है जो प्रो अमेरिकन है। और ये एक ये चाइना और रशिया को ज़रूर एंगेज करते रहेंगे, लेकिन इनका जो टिल्ट रहेगा अमेरिका की तरफ ही रहेगा। और ये पैलेस्टीनियन इश्यूज़ को तो बस ऐसे ही ये दरकिनार कर ही दिए हैं, और एक एक सिंबॉलिक है, एक एक सिंबॉलिकली ही पैलेस्टीनियन इश्यूज़ पे ये स्टैंड लेते रहेंगे, बट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक भारत को ऐसा मेजर स्टैंड और मेजर एक कहते हैं कि जो शिफ्ट करने जा रहा है किसी अपने पॉलिसीज़ में। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान ईरान से कितना इंडिया कितना क्लोज़ है, सिविलाइजेशनल प्रॉक्सिमिटी है, यू नो इतना ऐतिहासिक दोस्ती है। उसके बावजूद भी ईरान ईरान के मसले पे इंडिया ने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। अब इतने इतने अटैक होने के बावजूद इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उस पे भी भारत ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया, एक सॉवरेन कंट्रीज़ पे अटैक हो। तो भारत की जो इंडिया का अभी का जो पॉलिसी है, इनके इनकी अपनी इतनी कमज़ोरी है, इतना डेमोक्रेसी को जिस हिसाब से इन्होंने डैमेज किया है, और दुनिया देख रही है, दुनिया जहाँ देख रही है, और इन इ इ कहते हैं ना कि जो इन अकीलीज़ हील, इंडिया का अकीलीज़ हील जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसको बना दिया है। तो भारत अपने इतना कमज़ोर पॉइंट्स पे भारत है आज, सब मामले में, चाहे डेमोक्रेसी के मामले में हो, सेकुलरिज़्म के मामले में, चाहे और भी किसी इंस्टीट्यूशनल डैमेज के पैरामीटर्स में,
ये तो सारा चीज़ इन्होंने डैमेज कर रखा है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर भारत के इस इन मसलों को उठाने लगे, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ये सब चीज़ों की बात होने लगे, तो भारत की जो रही-सही प्रतिष्ठा है, जो इज़्ज़त है, वो भी खत्म हो जाना है। तो इनके पास इतनी कमज़ोरियाँ हैं, खुद को इतना छुपाने के लिए इतनी ये है चीज़ें हैं कि ये स्टैंड ले ही नहीं सकते। स्टैंड कौन लेता है? जिनके पास मोरल अथॉरिटी रहता है, जो सीना चीर कर, जो सीना एकदम चौड़ा कर जो जीतता है इलेक्शंस, कि हम हमारे पास पॉपुलर मैंडेट है। इनके पास तो अब ये भी बोलने के लिए नहीं, एकदम मोरली कहते हैं ना कि स्ट्रांगली और बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलर मैंडेट है, लोगों ने हमें चुन कर भेजा है, ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये इन्होंने इलेक्शंस चुराए हैं, इलेक्शंस को इन्होंने छीना है। एक जो डेमोक्रेसी को इन्होंने डैमेज किया। तो बहुत सारी अच्छा, चीज़ें हैं एक जो जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, अखिलेश यादव भी इस पे व्यंग ले रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने दोबारा कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों को बोला कि अगर तुम्हें पैसे से मतलब है, अगर पैसे कमाने हैं तो ठीक है, वरना मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। और इसलिए भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया सिंदूर के बाद। तो वो कह रहे हैं कि भारत सरकार को साफगोई के साथ आना चाहिए कि ट्रेड डील जो हुआ है, वो ट्रेड डील इसी बात के लिए हुआ है कि जो युद्ध रोकने के बाद जो ट्रंप ने धमकी दी थी और उसके बाद जो शर्तें रखी थी, उस शर्तों के हिसाब से ट्रेड डील हुआ है। 200% टैरिफ की जो धमकी थी। लेकिन भारत के सामने चैलेंज ये है कि ट्रंप को आपको किसी न किसी तरीके से अगले जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं होता तब तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल है, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को जानते हैं। और ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, यही उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल बात कही जा सकती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इन्विटेशन है कि वो ट्रंप को कैसे इंगेज करें। ऐसा है ना कि जो भारत कोई अफ्रीका का छोटा सा कंट्री नहीं है, कोई इसका अपना कोई इतिहास नहीं है। फिर भारत इज समथिंग डिफरेंट। जब हम भारत के पास कोई अपनी औकात नहीं थी इकोनॉमिकली, तब ये थर्ड वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था। अगर ये बोले कि ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है, ट्रम्प का ये लीडरशिप ऐसे है और हमें शांत रहना चाहिए, तो ये इंडिया की शक्ति को छोटा आंक रहे हैं। ये अपने अपनी अपना जो राजनीतिक मजबूरी है, उससे इंडिया की शक्ति को ये नाप रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, भारत भारत के पास इतना बड़ा मार्केट है, अमेरिका को कहाँ मिलेगा ये ओपन मार्केट। अब ये मार्केट इसका स्ट्रेंथ है। आपने ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग नहीं किया, लेकिन होगा मैन्युफैक्चरिंग बेस, आपको बनाना पड़ेगा। आने वाली सरकार बनाएगी, ये नहीं बना पाए, लेकिन आपके पास इतना बड़ा मार्केट है, कोई भी अमेरिकन कंपनीज इंडियन मार्केट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। तो आप भी ट्रांजैक्शनल बनिए, जैसे जैसे बंदर नाचे वैसे नचाइए। सीधी सी बात है। आपके पास आप क्यों झुक जाते हैं? आपके पास आप अपनी शक्ति को तो समझिए। प्रॉब्लम है कि ये अपनी शक्ति को नहीं समझते, ये एजेंडे से चलते हैं। जो डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ है, अब इनकी आवाज़ ही रह गई है, लोगों की आवाज़ नहीं है, क्योंकि लोगों की आवाज़ लेकर ये कभी चले नहीं। कभी भी इन्होंने कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी की नहीं, में विश्वास नहीं किया। जो डिसीज़न लिया एक तरफ़ा लिया, विदाउट कंसल्टेशंस। किसी भी राजनीतिक जैसे जितने भी बड़े-बड़े डिसीज़न्स इन्होंने लिए, एक तरफ़ा लिए डिसीज़न और उसको तो आप कह छुपाते रहे हैं रहे। कि जिस तरह से वाजपेयी सरकार ने एक तरह से सीपीएम के लोगों को बोला था कि भाई आप लोग अपना प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि इराक में भारत उस समय अपनी फोर्सेस और उस यस। ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता था। तो उस तरह से वाजपेयी वाली जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। क्योंकि ये अपोज़िशन से बात नहीं करते। अपोज़िशन को एंगेज करने में इनको शर्म आता है। इनको लगता है इनका वीकनेस है कि हम इतना स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये कैसे एंगेज करेंगे? तो प्रॉब्लम यहाँ पे, नहीं तो आप अपोज़िशन को एंगेज करते तो आपकी शक्ति, ये भारत की आवाज़ और प्रखर रूप से इंटरनेशनल कम्युनिटी में उभरता। लेकिन ये मानते हैं कि जो यही फिट है इंडिया को रूल करने के लिए, और जो आवाज़ है आस-पास अपोज़िशन की, सिविल सोसाइटी की और मीडिया की, ये आवाज़ इनको डिस्टर्ब करती है, तो इनको साइलेंट, ये इंडिया की आवाज़ को साइलेंट करने में लगे हुए हैं। दुनिया इनके खिलाफ जो बोल रही है, उसको साइलेंट साइलेंट करने में नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये सारा फिर वही एप्स्टीन फाइल से जुड़ जाता है कि इनके पास नैतिकता की कमी है, नैतिक मूल्यों की कमी है। जो मोरली स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो वो स्टैंड लेता है।
वो इनमें ये ताकत नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये और इसलिए ये कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाते। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव जो बढ़ रहा है, जिस तरह से ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये धमकी दी थी कि 200% का टैरिफ लगाएंगे अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं रोकेगा, तो एक तरह से ट्रंप लगातार भारत या भारत सरकार को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ बहुत आगे जाकर अपने संबंधों को बिगाड़ नहीं सकता। साथ ही प्रधानमंत्री जो अगले हफ्ते इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उसी दौरान में हो सकता है कि ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो ईरान और इजराइल के साथ जो भारत के संबंध हैं उनको रीबैलेंस करने की जरूरत होगी। लेकिन इन डिप्लोमेटिक जो झंझावात है, प्रेशर है, उन सब के बीच भारत की जो पोजिशनिंग है, भारत का जो स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं बाकी मुल्कों के साथ भी आत्मीय संबंध, अच्छे रिश्तों के साथ अपने को रीबैलेंस करना होगा। और शायद ये प्रधानमंत्री की चुनौती भी होगी, जिसे प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।